नमस्कार बच्चों, गुड मॉर्निंग। आज हम भूगोल विषय के प्रथम प्रश्न पत्र विश्व का प्रादेशिक भूगोल के प्रथम टॉपिक एशिया भौगोलिक इकाई विश्व के संदर्भ में इस टॉपिक पर चर्चा करेंगे। आप सभी जानते हैं हमारे महाद्वीप 7 हैं, ग्लोब पर 7 महाद्वीप हैं और इन सभी महाद्वीपों में एशिया महाद्वीप विशालतम बृहत्तम महाद्वीप है। एशिया महाद्वीप अपनी भौगोलिक विशेषताओं और विशालता के कारण और अपनी विशेषताओं के कारण एक अलग स्थान रखता है। इस महाद्वीप के शब्द एशिया की उत्पत्ति हिब्रू भाषा के शब्द आंसू से हुई, जिसका शाब्दिक अर्थ उदित सूर्य है। अब ये आंसू शब्द का क्यों उपयोग हुआ? उदित सूर्य यानी सूर्य उगता है पूर्व दिशा से और हमारा एशिया पूर्व दिशा में है, सुदूर पूर्व में है, इसलिए इसे सुदूर पूर्व के नाम से भी जाना जाता है। एशिया महाद्वीप का क्षेत्रफल 4,45,79,000 वर्ग किलोमीटर है। 4,45,79,000 वर्ग किलोमीटर। यह विश्व के 30% क्षेत्रफल पर फैला हुआ है। जो अगर हम पृथ्वी के स्थल भाग की बात करें, जो पृथ्वी का कुल स्थल भाग है, उस स्थल भाग के 30% भाग पर एशिया महाद्वीप विस्तृत है। और पृथ्वी के कुल सतही क्षेत्रफल, जिसमें महाद्वीप भी आते हैं और महासागर भी आते हैं, तो इसका स्थान है, यह प्रतिनिधित्व करता है 8.7% क्षेत्र का। हम सभी जब ग्लोब देखते हैं, हम मैप देखते हैं, उसमें देखते हैं कि एशिया और यूरोप महाद्वीप संयुक्त है। इस कारण कई बार इनको संयुक्त रूप से यूरेशिया के नाम से भी पुकारा जाता है। एशिया और यूरोप में कोई प्राकृतिक सीमाएं नहीं हैं, अतः ये दोनों महाद्वीप सम्मिलित रूप से भी यूरेशिया के नाम से संबोधित किए जाते हैं। लेकिन फिर भी एशिया और यूरोप की इस सीमा पर भी जो यूराल पर्वतमाला है वो अवस्थित है, जो इनको विभक्त करता है। और इस यूराल पर्वतमाला के पूर्व और पश्चिम में जो जगह है, स्थान है, उनमें एक अलग भौगोलिक और आर्थिक सांस्कृतिक वातावरण देखने को मिलता है। एशिया महाद्वीप को मानव जाति का जन्म स्थल कहा जाता है। ये माना जाता है कि प्रथम मानव की उत्पत्ति एशिया महाद्वीप या मध्य एशिया में मानी जाती है। हमारी प्राचीन सभ्यताएं, मेसोपोटामिया की सभ्यता, चीन की सभ्यता और सिंधु घाटी सभ्यताएं इसी एशियाई महाद्वीप में उत्पन्न होने के कारण इसे सभ्यताओं का जन्म स्थल कहा जाता है। पश्चिमी और मध्य एशिया के साथ साथ मानसून एशिया के नाम से भी इसे संबोधित किया जाता है। इसे रहस्यमय पूर्व और सुदूर पूर्व के नाम से भी जाना जाता है, जो मैं आपको पूर्व में बता चुकी हूँ। यह महाद्वीप विविध भौगोलिक सांस्कृतिक विशेषताएं परिलक्षित करता है, अतः इसकी विशिष्ट स्थिति है संपूर्ण महाद्वीपों में। अब हम बात करते हैं इसकी भौगोलिक स्थिति, अवस्थिति, विस्तार के बारे में। अब इसको डिस्कस करने से पूर्व मैं बता दूं, एक विद्वान थे प्रोफेसर कार्निश। इन विद्वान ने कहा था, जब यूरोप महाद्वीप के निवासी असभ्य थे, तब एशिया के निवासी विकास की अवस्था में थे। इनके इस कथन पे अगर हम ध्यान दें तो ये कथन से सिद्ध होता है कि जो आज यूरोपीय राष्ट्रों को हम विकसित राष्ट्र मानते हैं, ये यूरोपीय राष्ट्र प्राचीन समय में जब असभ्य थे, तब एशियाई के जो राष्ट्र हैं वो विकास की उच्च अवस्था में थे। तो ऐसा क्या परिवर्तन आया कि हम उस उच्च अवस्था से वर्तमान में हम विकसित राष्ट्रों की बात करें एशिया में, तो जापान विकसित राष्ट्र है और चीन और भारत विकासशील राष्ट्र की उच्चतम सीमा पर पहुंचकर विकसित राष्ट्रों की श्रेणी में आने की प्रयास कर रहा है। तो इस कथन से सिद्ध होता है कि हमारी सभ्यता काफ़ी विकसित थी और हम विकास की अवस्था में बहुत आगे थे। अब इसकी विस्तार की बात करें,
हम क्षेत्रफल डिस्कस कर चुके। अक्षांशीय विस्तार यानी अक्षांशीय स्थिति देखें इसकी, तो यह 10 डिग्री दक्षिणी अक्षांश से 80 डिग्री उत्तरी अक्षांश तक विस्तृत है। देशांतरीय विस्तार की बात करें तो 25 डिग्री पूर्वी देशांतर से 170 डिग्री पश्चिमी देशांतर तक यह विस्तृत है। उत्तर से दक्षिण की लंबाई की बात करें तो इसकी अधिकतम लंबाई है 8,580 किलोमीटर। पूर्व से पश्चिम की चौड़ाई की बात करें देशांतरीय संदर्भ में तो इसकी अधिकतम चौड़ाई है 7,720 किलोमीटर। एक जो प्रश्न उठता है कि अक्षांशीय विस्तार में जो अंतर आप देखें 10 डिग्री दक्षिण से 80 डिग्री उत्तरी यानी लगभग 90 डिग्री अक्षांशों का अंतर है। और हम अगर देशांतरों की बात करें तो देशांतरों में भी जो अंतर है वो आपका है 145 देशांतर का अंतर है। इस महाद्वीप के उत्तर में आर्कटिक महासागर है, दक्षिण में हिंद महासागर है और पूर्व में प्रशांत महासागर है। तो 3 महासागरों से घिरा ये महाद्वीप पश्चिम में यूरोप और अफ्रीका से सीमाबद्ध है। तो इसके 3 और महासागरीय भाग हैं और एक और इसका स्थलीय भाग से आबद्ध है। इस महाद्वीप में सागरीय भाग के सापेक्ष कई तटवर्ती क्षेत्रों में खाड़ियाँ हैं। इस विशालतम महाद्वीप जो आर्कटिक महासागर से उत्तर से सीमाबद्ध है, वह आर्कटिक महासागर विश्व के अधिकांश समय में वर्ष के अधिकांश समय में हिम से आच्छादित रहता है। इसका पूर्वी तटवर्ती तट कटा फटा है जो प्रशांत महासागर से आबद्ध है। यहाँ पर जापान, ताइवान और इंडोनेशिया की द्वीप प्रमुख हैं। दक्षिण की ओर हिंद महासागर है और इस महाद्वीप की जो प्रमुख खाड़ियाँ हैं वह खाड़ियाँ हैं फारस की खाड़ी, ओमान की खाड़ी, कच्छ की खाड़ी, बंगाल की खाड़ी, खंबात की खाड़ी, मन्नार की खाड़ी, श्याम की खाड़ी, अनादिर की खाड़ी, ओब की खाड़ी। ये प्रमुख खाड़ियाँ हैं। ये जिन खाड़ियों के मैंने आपको नाम बताए हैं, इन खाड़ियों को आपको एटलस में देखकर एशिया के रेखा चित्र मानचित्र में आपको इनको इंडिकेट भी करना है, जो मैं आपको बाद में काम दूंगी। अब हम एशिया की विशेषताओं की बात करेंगे। सर्वप्रथम भौगोलिक विशेषता। भौगोलिक विशेषता की बात करें तो एशिया का अधिकांश भाग उत्तरी गोलार्ध में स्थित है और यहाँ पर मुख्यतः उष्णकटिबंधीय जलवायु पाई जाती है। उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में है। इसका कुछ ही भाग शीतोष्ण कटिबंध में और इसका उत्तरी प्रदेश शीत कटिबंध में है। यह महाद्वीप आर्कटिक व हिंद महासागर से घिरा होने के बावजूद इसकी पश्चिमी सीमा भूमध्य सागर व लाल सागर द्वारा निर्धारित है, जो कि स्थलीय सीमा का पार्ट है। इस महाद्वीप में साम्राज्यवादी शक्तियों ने अपनी शक्तियां प्रदर्शित की, जिसमें डच, फ्रेंच, ब्रिटिश, पुर्तगालीज इन राष्ट्रों ने आकर यहाँ साम्राज्यवाद की स्थापना की। इसका भू आकृतिक स्वरूप की बात करें तो यहाँ प्राचीनतम स्थल खंड से लेकर नवीनतम वलित पर्वतमालाएं पाई जाती हैं। यहाँ पर उच्च पठारी प्रदेश, पर्वतीय प्रदेश और विशाल नदी निर्मित उपजाऊ मैदान भी स्थित हैं। जलवायु की बात करें तो एशिया का अधिकांश भाग मानसूनी जलवायु का है और इस मानसूनी जलवायु ने इस क्षेत्र को बहुत अधिक प्रभावित किया है। मानसून का शाब्दिक अर्थ होता है जो अरबी भाषा के शब्द मौसम से बना है, जिसमें एक साल में ये जो पवनें हैं अपनी दिशा में पूर्णतः परिवर्तन कर लेती हैं। तो ऐसे परिवर्तन से जो जलवायु उत्पन्न होती है उसे हम मानसूनी जलवायु कहते हैं।
तो भौगोलिक विशेषताओं में आपने पढ़ा स्थिति, भू-आकृतिक स्वरूप और जलवायु। इसके अतिरिक्त भौगोलिक तत्वों में यहाँ की वनस्पति, मृदा और जल राशियाँ भी सम्मिलित होती हैं। यहाँ पे विविध प्रकार की वनस्पति मिलती हैं, मृदा के विविध प्रकार मिलते हैं और जल राशियाँ छोटे सागरीय भागों में, विशालतम झीलों में साल में पाई जाती है। आर्थिक विशेषताएं। आर्थिक विशेषताएं की बात करें तो इस महाद्वीप में मुख्यतः कृषि सभ्यता रही है, जिसे वनस्पति सभ्यता भी कहते हैं। और इस वनस्पति सभ्यता के अनुसार यहाँ पर अधिकांश राष्ट्र कृषि पर आधारित हैं। कृषि उनका प्रमुख व्यवसाय है। दक्षिणी पूर्वी एशिया को चावल सभ्यता का क्षेत्र कहा जाता है। यहाँ की कृषि की जो मुख्य विशेषताएं विस्तार से हम चर्चा अन्य भागों में करेंगे, दूसरे चैप्टर्स में करेंगे। यहाँ से पॉइंट्स बता रही हूँ मैं। सघन व निर्वाहक कृषि की प्रधानता होती है। कुछ क्षेत्रों में हमने बागाती कृषि विकसित करी है, पर्वतीय क्षेत्र है वहाँ पर। यहाँ पर कृषि में मानवीय श्रम की प्रधानता होती है और मशीनीकरण का उपयोग भी हम करने लगे हैं, लेकिन अन्य राष्ट्रों से हम उसकी तुलना करें तो उसका प्रतिशत बहुत ही कम है। खेतों का आकार छोटा होता है और मानसून और प्राकृतिक तत्वों पर निर्भरता अधिक पाई जाती है। औद्योगिक दृष्टि से हम इतने संपन्न राष्ट्रों की श्रेणी में नहीं आते, लेकिन हम सतत रूप से प्रयासरत हैं। इसका प्रमुख कारण यहाँ पर खनिज जो मिलते हैं वो बहुतायत में नहीं मिलना, सभी खनिजों का प्राप्त न होना। खनिजों उत्पादों की दृष्टि से हम अधिक संपन्न नहीं हैं। शक्ति के संसाधनों की अपेक्षाकृत कमी है, किंतु पश्चिमी एशिया में खनिज तेल के उत्पादन में हम अग्रणी हैं। सांस्कृतिक विशेषताओं की बात करें, जो हम पूर्व में बता चुके हैं कि यहाँ पर मानव सभ्यता का जन्म स्थल है, मानव का जन्म स्थल है और जो नदियाँ हैं, विशालतम नदियाँ हैं, उनके समीप नदी घाटियों में सभ्यताओं का विकास हुआ है। दजला फरात, सिंधु, हांगहो, यांगटी सिक्यांग की घाटियों में बहुत सभ्यताएँ, प्राचीनतम सभ्यताएँ विकसित हुई हैं। हड़प्पा, मोहनजोदड़ो उत्कृष्ट नगर नियोजन के प्रतीक हैं। इन सभ्यता क्षेत्रों में हमें मूर्ति कला, स्थापत्य कला, भवन निर्माण कला के प्रमाण देखने को मिले हैं। एशिया महाद्वीप अधिकांश धर्मों का, महान धर्मों की भूमि रही है। हिंदू धर्म, बौद्ध धर्म, हीनयान, महायान, टाओ धर्म, इस्लाम, ईसाई धर्म आदि संपूर्ण अधिकांशतः धर्मों की जन्मभूमि एशिया ही रही है। राजनीतिक विशेषताओं की बात करें, सबसे पहली विशेषता है औपनिवेशिकता। यहाँ के अधिकांश राष्ट्र किसी न किसी राष्ट्र के उपनिवेश रहे हैं। चीन, जापान, थाईलैंड और भूटान ही ऐसे देश हैं जिन पर कभी भी विदेशी शक्तियों का अधिकार नहीं रहा। बाकी अधिकांश राष्ट्र अन्य साम्राज्यवादी शक्तियों के अधीन रहे हैं। दूसरी विशेषता राजनीतिक में है राष्ट्रीयता व उदयीमान राष्ट्र। जब ये राष्ट्र साम्राज्यवादी शक्तियों के अधीन रहे, उसके पश्चात मुक्ति का प्रयास किया। मुक्त होने के पश्चात इनमें राष्ट्रीयता की भावना की विकास हुई। जैसे हमारा भारत स्वतंत्र हुआ 1947 में ब्रिटिश शासन प्रणाली के अधीनता से हम मुक्त हुए। ऐसे ही म्यांमार हुआ 1948 में, इंडोनेशिया 1950 में, वियतनाम 1954 में, 1957 में मलाया व सिंगापुर भी स्वतंत्र राष्ट्र बने और इन राष्ट्रों में अपना विकास तीव्र गति से सतत रूप से प्रयासरत रहे हैं। तीसरी राजनीतिक विशेषता है कि यहाँ के राष्ट्र हैं वो विश्व राजनीति में प्रमुख भूमिका निभाते हैं और विश्व राजनीति में एशिया की प्रमुखता के जो कारण है कि हमारे सामरिक स्थिति, हम 3 तरफ से समुद्री भाग से हम सीमाबद्ध हैं।
हमारी जनसंख्या विश्व की आधी से अधिक जनसंख्या इस महाद्वीप में निवास करती है। कच्चे माल के स्रोत यहाँ पर उपलब्ध हैं और विशाल बाजार की उपलब्धता, ये सब कारक हैं जो विश्व राजनीति में एशिया की प्रमुख भूमिका का निर्वाह करते हैं। अब हम बात करते हैं एशिया महाद्वीप की विविधता और इसकी एकात्मकता की। विविधता की बात करें तो जैसे हमने पढ़ा भौगोलिक विविधता, यहाँ की स्थिति, धरातल, जलवायु, मृदा, इन सब में विविधता देखने को मिलती है। और ये विविधताएं इन तत्वों में नहीं, हमारे स्थल खंडों में, जो कि अति प्राचीन खंडों से लेकर नवीन खंड भी यहाँ पर उपलब्ध हैं। आर्थिक विविधता, कृषि में कहीं पर निर्वाह कृषि है, कहीं पर सघन निर्वाह कृषि है और कहीं पर बागाती कृषि पाई जाती है। इसमें विविध प्रकार की फसलें, जूट, चावल, चाय, रबर, नारियल, गरम मसाले आदि का उत्पादन प्रमुखता से किया जाता है। खनिज उत्पादन व औद्योगिक प्रगति की दृष्टि से भी एशिया के राष्ट्रों में पर्याप्त अंतर है। एशिया में परिवहन के व संचार के साधनों में प्राकृतिक विविधता के अनुरूप ही उनका विकास हुआ है। सांस्कृतिक व राजनीतिक विभिन्नता की बात करें तो यहाँ विविध धर्म के अनुयायी हैं, विविध भाषाएं बोली जाती हैं और राजनीतिक दृष्टि से प्रत्येक राष्ट्र स्वतंत्र है, उनमें अपनी सरकार व शासन व्यवस्था है। कहीं पर साम्यवाद है तो कहीं पर प्रजातांत्रिक शासन प्रणाली। इन सभी भौगोलिक विशेषताएं, आर्थिक व सांस्कृतिक विविधताओं को देखने के पश्चात हम जानते हैं कि एशिया महाद्वीप में विश्व का सर्वोच्चतम माउंट एवरेस्ट पर्वत भी है और सबसे निचला स्थान मृत सागर भी पाया जाता है। यहाँ पर विशाल मैदान हैं, विशाल नदियाँ हैं जिन्होंने उपजाऊ मैदानों की रचना की है। जलवायुगत विविधता की बात करें तो सर्वाधिक ठंडा स्थल बरखोयानस, जिसमें न्यूनतम तापमान -65 डिग्री सेल्सियस है और सर्वाधिक गर्म स्थान जैकोबाबाद पाकिस्तान में है, वहाँ पर 54 डिग्री सेल्सियस तापमान पाया जाता है। सर्वाधिक वर्षा वाला स्थल मौसिनराम भी यहीं पर है और न्यूनतम वर्षा वाले स्थान जो मरुस्थलीय क्षेत्रों में भी हैं पाए जाते हैं। भूमध्य रेखीय क्षेत्रों में भूमध्य रेखीय वन है, कहीं पर शीतोष्ण कोणधारी वन है, कहीं पर मरुस्थलीय कांटेदार झाड़ियाँ हैं, उपजाऊ मैदान है, मरुस्थलीय क्षेत्र है, जैव विविधता पाई जाती है। ये सब विविधता एशिया महाद्वीप में पाई जाती है। एकात्मकता की बात करें, इतनी विविधताओं के बावजूद एशिया एक महाद्वीप है, यहाँ एकता के तत्व हैं और इस एकता के तत्व में सबसे महत्वपूर्ण तत्व है भौगोलिक एकात्मकता। इस संपूर्ण एशिया महाद्वीप में एक विशिष्टता है, एक भौगोलिक विविधता के बावजूद भी एकता है। यह महाद्वीप अपनी जलवायु के कारण एकता का सूत्र में बंधा हुआ है। मानसूनी जलवायु इस संपूर्ण एशिया महाद्वीप की एकताकारी शक्ति है। आर्थिक एकात्मकता भी यहाँ पाई जाती है। कृषि प्रधान राष्ट्र हैं, कृषि ही जीवन का आधार है। अधिकांश अर्थव्यवस्थाएं विकासशील अवस्था में हैं और अभी भी हमारे यहाँ क्षेत्रीय व आर्थिक असंतुलन पाए जाते हैं। इसके पश्चात भी हम आर्थिक प्रगति के मार्ग पर प्रशस्त हो रहे हैं। सांस्कृतिक एकता की बात करें, विश्व के अधिकांश धर्मों की उत्पत्ति यहीं से हुई है, यही जन्मभूमि रही है। इतने अधिक वैचारिक धार्मिक विविधताएं होने के पश्चात भी हम सब एक सूत्र में बंधे हुए हैं। इन धर्मों का विस्तार एक राष्ट्र से अन्य राष्ट्रों में हुआ है और इस विस्तार, जैसे हम कहें बौद्ध धर्म आज जापान, श्रीलंका, म्यांमार, थाईलैंड, नेपाल और चीन तक विस्तृत है, जो एकता के सूत्र में इस महाद्वीप को बांधते हैं। अलेक्जेंडर ने कहा था कि यहाँ एशिया महाद्वीप में प्राकृतिक व सांस्कृतिक विविधता के उपरांत भी एकता के तत्व विद्यमान हैं
जो यहाँ स्थित विभिन्न देशों व यहाँ के लोगों में एकता कायम किए हुए हैं। तो इस टॉपिक में मैंने आपको एशिया की स्थिति अवस्थिति की बात बताई। यहाँ एक फैक्ट छूट गया, वो आप लिख सकते